बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं सादिया अफजाल। डॉक्टर मुईद पीरजादा के एब्सेंस में प्रोग्राम मैं कर रही हूं आज आपके लिए। आज पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई गैर मामूली दिन कहिए। एक तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही हो रही थी। आज गैर मामूली दिन इस तरह से था कि एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने देखी, जिसमें DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और उनके हमरा उस वक्त सबको एक शॉक मिला या सरप्राइज मिला जब उन्होंने कहा कि आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो भी उनके हमरा होंगे और सवालों का जवाब देंगे। सो ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि पाकिस्तान की आज तक की तारीख में नहीं हुई कि DGISI को ISI के सरबराह को इस तरीके से मीडिया के सामने आना पड़े और वो वहां पर सवालों के जवाब भी दे रहे हों। लेकिन जो इसकी वजह बताई गई वो आप सब ने सुनी। उन्होंने कहा कि इस तवातुर से झूठ बोला जा रहा है कि अब सच जो है वो सामने आना बहुत ज़रूरी हो गया था, वो नागुज़ीर हो गया था, क्योंकि फितना और फसाद का खतरा बढ़ता चला जा रहा था। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिस पर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने कहा कि इस इदारे को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसलिए ये इल्ज़ामात जो लग रहे हैं उनका जवाब आना था। और फिर साथ ही साथ जो अरशद शरीफ की शहादत का मामला है उस पर भी बहुत अहम नुकात जो हैं वो उठाए DGISPR की तरफ से। उन्होंने बेसिकली जो कहा कि उनके अपने ही इदारे के सरबराह का सलमान इकबाल साहब का इसमें नाम आ रहा है। और यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने देखा कि हुकूमती लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी एक तांता बंध गया, जिसमें राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खुर्रम दस्तगीर, अताउल्लाह तारड़ और बेइंतहा इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और उनमें यही बातें जो हैं वो की जाती रहीं। शाम के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने जवाब दिया। काफ़ी मुहतात जवाब था, जो कि एक लिहाज से कहना चाहिए कि शायद अच्छा था कि मज़ीद कहीं पर बात बिगड़े नहीं, उसका ख्याल रखा गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर खान साहब खुद आके जवाब देते हैं तो फिर शायद मामला बिगड़ सकते हैं, तो शायद ये एक अच्छा अमल था कि खान साहब खुद इसका डायरेक्ट जवाब देने नहीं आए। लेकिन आगाज़ करते हैं उन सॉर्ट से जो कि इंतहाई अहम बात, इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स DGISI की तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तरफ से। इमरान खान साहब जो इदारे को तनकीद करते हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि हमें कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी जानवर कहते हैं, कभी मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं। सुनाइएगा। आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो, बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके इदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। तो ये DGI की तरफ से बहुत वजाहत के साथ उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया गया जो कि आर्मी चीफ पर या उनके इदारे पर लगाए जाते हैं। और मामला सिर्फ यही नहीं था, अरशद शरीफ वाला मामला भी था, जैसे मैंने पहले कहा, उस पर भी आगे जाके बात करेंगे, उस पर क्या बयान आया वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक और अहम मामला, जब से खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि रेजीम चेंज ऑपरेशन है, अमरीका की तरफ से किया गया, हैंडलर्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया और उनकी हुकूमत को चलता किया, और वो मामला है एक साइफर से जो शुरू हुआ। अब उस पे DGISPR जनरल इफ्तिखार साहब ने, बाबर इफ्तिखार साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुना दीजिए कि साइफर के हवाले से आर्मी चीफ ने उनको बताया था, जो कि तारीख भी उन्होंने अनाउंस की 11 मार्च को कामरा में, और उस वक्त के वजीर आजम ने क्या जवाब दिया।
जहां तक साइफर का मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तस्करा किया, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है कि कैसे पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे जो ISI की फाइंडिंग्स थी। ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की फाइंडिंग्स को पब्लिक कर, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आईनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। साइफर पर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की गई। आज इसी पर हम अपने प्रोग्राम में एक सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट्स विद मी टुडे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं और अतहर काज़मी साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नियाजी साहब, आप ही के तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ये ऑब्वियसली आपने भी सहाफ़त में ऐसा नहीं देखा होगा जिस तरीके से आज DGISI को आना पड़ा। वो DGISI कि जब से वो आए हैं वो कहते हैं कि जी ऑफिशियल इवेंट्स जो हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, उसकी तस्वीर भी वो पब्लिक नहीं करने देते, लेकिन आज उनको कैमरे के आगे, सहाफ़ियों के आगे, पूरे पाकिस्तान के आगे इस तरीके से आकर इदारे को डिफेंड करना पड़ा। क्या वाकई आपकी नज़र में ये बहुत इनएविटेबल था, इस वक्त नागुज़ीर था? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का तो अब ये मशगला बन गया है, शोल बन गया है, मौज मेला है कि वो बेनुकत सुनाते हैं और इदारों के ऊपर बात करते हैं। अब इदारों पे बात करें तो ज़ाहिर है कि मैं तो उसको डिफेंड नहीं कर सकता हूँ। चलो सियासी जमातों को कर लें, तो सियासी जमातें भी जब करेंगी तो अपनी पोजीशन को जो है नीचे ले जाएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है आप किसी को डिफेंड करें, आपका डायरेक्ट कोई इशू ना हो, सब्जेक्ट ही ना हो। लेकिन इमरान खान साहब जो कल सियालकोट के अंदर उन्होंने पे दर पे 3 खिताब फरमाए, एक कोई किसी कॉलेज बड़े कॉलेज में गए, एक उन्होंने वकला को किया और एक अपने वर्कर्स से किया, तो उनकी ज़ुबान जो थी बड़ी हाश थी और उन्होंने आलमोस्ट ये बताया कि जी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको टारगेट किलिंग की गई है, और वो पहले भी कह रहे थे और पूरा बताया। उससे पहले वो कह रहे थे कि 4 आदमी एक कमरे में बंद होके उन्होंने ये बात जब फैसला किया तो मेरे और अरशद शरीफ साहब दोनों के कत्ल का फैसला किया। मैं आज भी सारे सबूत, अगर सारे इशारिये जो हैं वो सलमान इकबाल की तरफ जा रहे हो या इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हो, तो ना मैं मुझे कहना चाहिए ना किसी और को कहना चाहिए, ना कानून इजाज़त देता इस बात की। अब आपने जब ये सारी बातें की और आपने इंडाइट कर रहे हैं पूरी की पूरी उसको आर्मी को, मत भूलें कि हमारी फौज जो है उसके मेरे तो सबसे ज़्यादा ग्रीवेंसेस मेरे हैं। मैं नहीं समझता इमरान खान साहब के ग्रीवेंसेस तो ज़ाती हैं, वो आपने देख भी लिया, आपने खुद सुना दिया है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी आपको गैर मुआयना मुद्दत के लिए हम एक्सटेंशन दे देंगे, और असद उमर साहब कहते हैं वो तो हमने इसलिए कहा कि वो दूसरी पार्टी दे रही थी, यानी कि असूल इनका ये है कि उन्होंने चुके दी तो हम भी दे रहे थे। खैर मेरा उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उस इदारे को ये नहीं हमें पता है कि ये जिसको कहना चाहिए कि वो कहते हैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, ये इदारा जो है इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक इनके मुखालफत के अंदर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, उससे पूरा फ़ायदा उठाते हैं। फिर कई चीज़ें हैं जिसमें आप खुलेंगी कि जैसे पता चलेगा कि कीनिया जो है उसके अंदर जो उससे ज़्यादा प्रेजेंस है वो इंडियंस की है और रॉ की है, और अगर वहाँ से किया है और जहाँ से वो किया गया तो और भी खतरा था कि पाकिस्तानी फ़ौज को हर जगह पर मिलाइन किया जाएगा। तो उसको उन्होंने जवाब आज दिया है। गैर मामूली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अमूमन ये कभी पहले देखा नहीं गया, कभी मेरे नहीं ख्याल कि मेरी याददाश्त में कभी ऐसा हो कि DG आए और DG ISPR जो है मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जिसके अंदर उनका लहजा भी बड़ा सख्त था, और लहजा इस बावजूद मैं कहता हूँ टू लिटिल टू लेट, टू लिटिल तो पता था या नहीं था, लेकिन टू लेट था। आप जब साइफर पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनाब बाबर इफ्तिखार ने, तो मैंने तभी कहा था कि जी आप उसी वक्त कहते हैं कि निप द इविल इन द बड, जब इमरान खान साहब ने एक चीज़ को फैला रहे हैं और इसके बावजूद के, लेकिन जब फैला चुके तो जिन लोगों ने उसके इस पर अमन और सादक ने ईमान ले आए थे,
तो वो मानते हैं कि जो जिसमें वो मान भी गए कि उनकी वीडियोज हैं जिसमें आओ लेट्स प्ले ऑन इट, और फिर उनकी बेगम साहिबा की जो ऑडियो लीक हुई खालिद अरसलान के साथ, अरसलान बेटा गद्दारी का ट्रेंड चला दो, वही ट्रेंड चल रहे हैं, वही हम नीचे देख रहे हैं। जो टू लिटिल तो शायद ना इसको कहा जाए, क्योंकि बड़ी वजाहत के साथ और आप कहते हैं बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने हर चीज़ जो है वो वाजे की है, लेकिन टू लेट आप इसको ज़रूर समझते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपकी नज़र में जितनी बातें आज हुई इतनी वजाहत के साथ, जो कि जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें वो जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़त्म होने से लेकर अभी तक जो चीज़ चल रही है, और फिर कल से उनका लॉन्ग मार्च भी शुरू होने जा रहा है, आपने कैसे देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? आपकी नज़र में भी क्या वाकई वो जो कह रहे हैं कि फितना फसाद का खतरा इस कदर बढ़ गया था कि जवाब देना ज़रूरी हो गया? बहुत कम हमने देखा है, नहीं देखा कभी कि DGISI जो हैं वो बनफ्स नफीस जो हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि मामलात कितने हसास हैं और कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस बात की काशी करती है कि जो पाकिस्तान में पोलिटिकल पोलराइजेशन है, जितनी हमारी सियासत में तलखी घोल दी गई है, घुल गई है, और उसकी वजह से आपको लगता है कि हम एक कहते हैं ना कि सियासत जो है बंद गली में है, तो उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये उस चीज़ की भी गम्माज है। और मैं समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत वक्त ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यकीनन एक साया ऑफ रिलीफ लिया होगा, उन्होंने सुकून का सांस लिया होगा, और प्रेशर जो है वो इमरान खान साहब और उनके साथियों पे बढ़ा है, क्योंकि इससे बिल्कुल साफ अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लोगों को ये तवक्को थी, और इमरान खान के कैंप में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो समझते थे कि जनाब कोई मामला जो है कोई मिडिल ग्राउंड तलाश किया जाएगा और मामला को हल किया जाएगा। अब ज़ाहिर है कि उसके अंदर तलखियाँ बढ़ाने में सियासतदानों का भी अपना किरदार है, हुकूमत का भी अपना किरदार है, इमरान खान का भी है, और इसी तरह से जो इदारों से उनकी तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो सकी, यानी कि इमरान खान के मुतालबात और इदारों की सोच में एक आपको खलीज नजर आती है, तो ये उस चीज़ की भी अक्कासी करती है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जहाँ हुकूमत ने इत्मीनान का सांस तो दिया है, तो आज आपको बार-बार ये बता रहा है कि उन्होंने बड़े गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबात किए। जी देखें, जो सरफेस पे है ना मुतालबा, वो तो है कि जी जल्द इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो फिर इसके पस मंज़र में इससे जुड़ी जो और बातें हैं, जो मतलब है कि हमें PTI के सोर्सेज ने बताई, फॉरेन रिलेशंस के मसाइल उसमें आ जाते हैं, उसमें एंटी करप्शन नैरेटिव की बात आती है, बहुत सारे और इश्यूज जो हैं वो उस पर आई टू आई लोग नहीं देख रहे एक दूसरे के साथ ना, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर। अच्छा, अब लेकिन जो मेरे ख्याल में बतौर पाकिस्तानी हमें, आपको, मीडिया पर्सन या आम पाकिस्तानी और हमारे इदारों और सबको फिक्र होनी चाहिए, वो ये कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको हल करने के कोई मतलब है हम करीब आ गए हैं। मुझे वो क्राइसिस या बुहरान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ इमरान खान जो है यानी कि अपने बात पे कायम है, वो एक एहतजाज करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इदारे जो हैं उन्होंने, जैसे कि न्याजी साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने एक सख्त रवैया अपनाया है, उन्होंने अपना वजन जो है हुकूमत वक्त की पुश्त पे डाला है, तो इससे होगा ये कि मज़ीद जो है हमारे यहाँ तलखी बढ़ सकती है, और उसमें बेशक इमरान खान की वो लाखों लोग जमा कर लें या ना जमा कर सकें, उन पर रियासती जबर या हुकूमत की तशद्दुद के जरिए उसको फिजल आउट कर दिया जाए, कोई भी नतीजा निकले। उसका इशारा या इंदिया जो है वो यही मिल रहा है कि केओस बढ़ सकता है, चीज़ें हल होने के करीब नहीं हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बंद गली, तो वाकई पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बंद गली में जाती दिखाई दे रही है। अतर काज़मी साहब, आपकी नज़र में आज ये जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से जवाब दिया गया इदारे की तरफ से, उसके बाद ऑब्वियसली उस वक्त ही ये ख्याल किया जा रहा था कि जो भी कोशिश थी या बैकडोर चैनल्स के ज़रिए राब्ते थे कि बातचीत हो जाए, कहीं पर कोई रास्ता, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, तो उसकी तो फिर उम्मीद बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई। अब इमरान खान ने जो करना है वो अकेले ही हैं, उनको इस चीज़ में कहीं से भी जो सपोर्ट मिलने की होप भी थी, आपकी नज़र में आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखिए, आज इस वक्त इशू ये है कि मैं तो इसको देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है कि ये कहा जाता था, हमें बार बार बताते थे कि इमरान खान का हाथ पकड़ के उसकी हुकूमत चलाई जा रही है। 13 जमातों की सादिया हुकूमत है और इदारों को खुद को डिफेंड करने के लिए खुद सामने आना पड़ रहा है। वो DGISI जिनकी कभी किसी ने तस्वीर भी नहीं देखी थी, उनको खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ा
किधर है हुकूमत, किधर है इतने वुज़रा? वो 75 जो वजीर हैं वो किस लिए रखे हुए हैं? दुनिया घूमने के लिए रखे हुए हैं? इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना तो उनका काम था ना। इदारे तो इस तरह आके अपना मौक़िफ़ नहीं देते। फिर वहाँ पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। वहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने भी सारे सियासी सवाल किए, इमरान खान साहब के ऊपर सवालात किए, उन्होंने जिस किस्म की बातें की, फिर मजबूरन DGISI को भी और DGISPR को भी सियासी सवालों के जवाब देने पड़े। तो मैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर देखता हूँ इस हुकूमत का। अब क्या इमरान खान साहब के साथ कोई है या नहीं है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना कि इमरान खान साहब एक तरफ हैं, 13 जमातों की हुकूमत एक तरफ है, लेकिन उसके बावजूद वो जो इमरान खान का बयानी है या नैरेटिव है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इदारों को मजबूरन जो है वो काम करना पड़ा। उनको आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकातों का जिक्र भी किया, दीगर चीज़ों का जिक्र भी किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो ऑन द फेस ऑफ इट मुझे ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी सियासी नाकामी नज़र आती है। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं इस हुकूमत की सियासी नाकामी नज़र आती है। न्याज़ी साहब, ये बात ऑब्वियसली आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से की गई कि हम एक ज़ैली इदारा हैं हुकूमत का और उस इदारे पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वो डिफेंस में अपने सामने आए हैं, तो आप इस नैरेटिव से एग्री करते हैं कि वाकई में हुकूमत की कमज़ोरी है, उनका ज़ैली इदारा है, तो उनको डिफेंड करना चाहिए था? जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो बातें हो रही थी, या जिस भी तरीके से अपना वो मौक़िफ़ देना चाहते थे, जिस तरीके से आज बाद में जो तांता बंधा है वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यही चीज़ पहले हो सकती थी? अगर हो सकती थी तो क्या वाकई वो इतनी इफेक्टिव होती? बीबी, जो वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो तांता बंधा है वो तो उन्हें कैपिटलाइज किया है, क्यों ना करें? इतना बड़ा वाकया हुआ है, इमरान खान साहब ने छोटे से वाकये पे कैपिटलाइज कर लिया था कि जिसमें नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके कहा था कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें, आइन के अंदर रहें। आइन आपको इजाजत नहीं देता इस तरह काम करने की कि RTS बैठ जाए और किसी को उठा के आप किसी यतीम खाने वाली गली के बाहर से उठा के ले आए और मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे, और वो ये कहे कि मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हूँ, मुझे तो तजर्बा ही नहीं था, मैंने तो सीखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लोग बताते थे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। दूसरा, ये अतर काज़मी साहब ने यकीनन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। ये सुनते तो नदीम अंजम साहब जो हैं, जनरल साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा मैं आया ही इसलिए उनको जवाब, उनकी गालियों का जवाब देने के लिए आया हूँ। पता नहीं इनको कहेगी यार कहाँ से सुन लिया। बिल्कुल, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते तो ये इनके सारे दलाइल जो है ये सारे रिडंडेंट हो जाते। इनको ये पता नहीं कि नदीम अंजम ने क्या कहा है, फिर इन्हें ये भी नहीं पता कि अरशद शरीफ पे नई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ओवरऑल उसको इनकॉर्पोरेटेड थी। उन्हें पहले जो इंट्रो दिया दोनों जर्नलों ने, उसके अंदर सारी बातें बताई, क्वेश्चन उसी पराये में हुए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ओवर स्टेज थे जिसमें लोगों ने कहा कि हजूर आप बताएं कि आप जिसको लेके आए थे हीरे को तराश खराश के, तो कैसा लगा आपको ये तजर्बा? लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा इसमें फिर कभी शायर से बहस करेंगे कि जो हम हीरा लेके आए थे और साढ़े 3 साल पाकिस्तान के बाजा बजा के रख दिया। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि मुझे हकीकत है, मेरी कंप्लेंट तो एस्टेब्लिशमेंट से है कि इन्होंने पाकिस्तान का क्या मजाक बढ़ाया कि ये कुछ तजर्बा कहा है कि हमें इमरान खान पकड़ा दें, कहाँ से उठाएं, ना आगे ना पेशा। जो बेचारा कभी शौकखाना बनाने के बावजूद, हॉस्पिटल बनाने के बावजूद, वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद 500,000 वोट लिया करता था। हमने 2097 का इलेक्शन नहीं देखा, 2002 का इलेक्शन नहीं देखा। मैं तो तन मन धन के साथ इनके साथ खड़ा था। अभी न्याज़ी साहब अभी बताइए, अभी बताइए, आज जिस भी तरीके से चले इमरान खान के, मैं कहती हूँ इमरान खान के अगर झूठों का पर्दा चाक भी कर दिया उन्होंने, मुझे ये बताइए, कल से लॉन्ग मार्च है। ठीक, न्याज़ी साहब मेरा सवाल चले, मैं कहती हूँ कि उन्होंने आज इमरान खान को झूठा साबित भी कर दिया, लेकिन जो इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस जिसमें हुकूमत के उनके जाने के बाद से इजाफा हुआ है, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बीबी, ये इजाफे की 3-4 टीयर्स होते हैं, आप हर टीयर को आखिरी से नाम लाया करें। न्यूक्लियस होता है, उसके करीब एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि बहुत क्लस्टर होता है बड़े डाई हार्ट्स का। ये अगर इतना बड़ा था तो अभी जो नाअहल हुए, खुदा का मतलब मैं समझता था, और ये कहते थे हमारी रेड लाइन है। फवाद चौधरी हाथ लहरा के कहते थे कि किसी का बाप भी
नाअहल नहीं करा दे सकते इमरान खान को। एक दफा उन्होंने कहा कि कोई माइक कलाल करके दे, कैसे उमर साहब यही कहते थे, तो मैंने ये तब भी कहा था, कॉलम लिखा था, मैं कहा जी माइक कलाल तो नहीं कर सकता, बाप भी किसी का नहीं नाअहल कर सकता, लेकिन जिन्होंने करना है उन्होंने कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा जी क़यामत सुगरा टूट पड़ेगी। क्या हुआ, बंदे क्यों नहीं निकले? इससे बड़ा वाकया सानिया तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बंदा करप्शन के ऊपर निकला है। नवाज शरीफ को निकाल दे, कहानी है कि जी वो पैसे नहीं लिए बेटे से, करप्ट प्रैक्टिस से पहला बंदा निकला। चुनाचे तो आपको नहीं लगता कि अच्छा राइट सादिया, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे बड़ी देर से ब्रेक के लिए कह रहे हैं। आई नो, मैं आती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, तो आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज वैसे भी कश्मीर को लेकर भी अगर बात की जाए तो यौम स्याह जो है वो हम मना रहे थे, उस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात भी हमने देखी हैं, और DGISPR की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो यहीं से उन्होंने आगाज़ भी इस चीज़ का किया। इस पर ज़रा पहले मैं बात करना चाहती हूँ। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। मेरे ख्याल से अभी हमारे साथ नहीं है, कॉल अगर मिल जाए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं अतर काज़मी साहब से तब तक ज़रा जवाब ले लूँ, वो न्याजी साहब की किसी बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी अतर। जी, जिस तरह न्याजी साहब ने ये कहा कि जनाब वो तख्लीक किया गया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने कोई बात सुनी नहीं थी। नहीं, मैंने सारी बातें सुन के ही ये कहा कि ये इस हुकूमत का पॉलिटिकल फेलियर है, इसलिए कि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेके इल्जामात लगाए गए, और 13 की सारी जमातें लगाती थी, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत उसको टैकल करती थी। इदारों को खुद उसके सामने नहीं आना पड़ता था। पूरी सुनूंगी, मैं पूरी सुनूंगी, वो कॉल फिर ड्रॉप हो जाएगी। मैं जरा कायरा साहब से बात कर लूं, मैं आपकी तरफ आती हूं। इस पे आप जो बात कर रहे थे, पहले तो मैंने जिस तरह से कहा कि ऑब्वियसली कश्मीर के हवाले से यौम स्याह, और उस पर हमने बात भी सुनी, कायरा साहब की तरफ से भी उनका भी बयान सुना, DGISPR ने भी बात वहीं से शुरू की। कायरा साहब, ये आज जो कुछ हुआ है, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इसकी नौबत क्यों आई। ऑब्वियसली उन्होंने खुद बता दिया कि इदारे ने कहा कि हमें डिफेंड अपने आप को करना बड़ा ज़रूरी हो गया था क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा फैल गया था। अभी अतर काज़मी साहब भी हमारे पास प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने भी नुक्ता उठाया कि ये हुकूमती फेलियर है कि इतने वुज़रा की फ़ौज है, वो क्यों नहीं डिफेंड कर सकी इदारे को, इदारे के इतने अहम सरबराहान को सामने खुद क्यों आना पड़ा। सादिया, बहुत शुक्रिया। मैंने इसी सवाल को सुन के जी आपके प्रोग्राम पे खुद फोन करके मैं शामिल हुआ हूँ। जी जी, मुझे अतर साहब का बहुत एहतराम है, मुझे बाकी दोस्तों का भी, और उनका सवाल दुरुस्त बनता है। लेकिन हमने साइफर का इशू हो, साजिश का इशू हो, न्यूट्रल को जिस तरह मुखातब किया गया उसका इशू हो, या बाकी इशूज के ऊपर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही कि अब इदारे सियासत में मुलव्वस नहीं है। लेकिन हमारी बात को कोई एक जर्नलिस्ट, इवन अतर साहब भी सुनने को तैयार ना होते। आपका अगला सवाल हमसे ये होना था कि जनाब आप तो कह रहे हैं, फौज तो नहीं कह रही ना, ISI तो नहीं कह रही ना, आप उनके तर्जमान तो नहीं है ना। तो ये हमारे यहाँ हमेशा सहाफत के अंदर, सियासत के अंदर भी, मतलब उसमें ये कह दिया जाता कि बिग क्रेडिबिलिटी नहीं हुकूमत की, इनकी बात क्या माने। क्रेडिबिलिटी एक और इशू है। हाँ। हमने अनफॉर्चुनेटली फौज को कभी भी एक इदारे, सबॉर्डिनेट इदारे के तौर पे नहीं, ये हमेशा कहा है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है, ये फौज की लीडरशिप कह रही है। फौज तो ये काम कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही है। ठीक है। तो अगर फौज कर रही है तो वो हुकूमत का इदारा है ना। आप सारे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं, आप हमेशा इस डिस्टिंक्शन के साथ चलते हैं, इस डिस्टिंक्शन की वजाहत करनी पड़ी उनको। सही है। ये मैं अभी पहले भी बात करी थी कि अगर वो वुज़रा की तरफ से एक्सपेक्टेड जवाब, ऐसे तो आप कह रहे हैं साइफर पे सब लोगों ने बोला, लेकिन अगर किसी के मनपसंद का जवाब आप लोग दे भी देते तो वो इफेक्टिव कितना होता, ये मेरा सवाल था। ये मैं पहले भी इस पे प्रोग्राम में बात करी थी, बट मैं उसके सारे हकायक बयान करता, बट इवन देन उसको लिया ये जाता कि ये तो पॉलिटिकल बंदे का जवाब है ना, ये तो गवर्नमेंट का जवाब है, फोर्सेज की तरफ से तो नहीं है, फौज की तरफ से तो नहीं है। ये आप देखिए ना, आप फ्लड की कवरेज कर रहे होते हैं,
तो ये कहा जाता है विदाउट एक्सेप्शन, हर बंदा कहता है कि जी फौज तो काम करती नजर आ रही है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या होती है? क्या फौज उसका इदारा नहीं है? इस डिस्टिंक्शन की वजह, और हमारे मुल्क के अंदर बड़ा तवील माजी भी है जिसका आज इकरार भी किया गया, और ये बड़ा हौसला अफजा बात है कि पहले भी आर्मी चीफ ने और बाकी लोग उनके फोर्सेज ने और DGISPR ने इसकी वजाहत की कि हम सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला कर चुके हैं। माजी अपनी जगह, अब भी हमें मशकूक नहीं होना चाहिए। हाँ, माजी में भी कहा गया लेकिन उसकी मुखालफत हो गई, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो हमारे लिए ये हौसला अफजा बात होनी चाहिए। और यही आज तक सियासी लड़ाई रही, सियासी कोशिश रही कि सारे इदारे अपने अपने आईनी दायरे कार के अंदर काम करें। हमें आपके आरा का एहतराम है, लेकिन हमारा कहा हुआ लफ्ज उतना मोहतरम ना होता जितना आज आप इसको समझ जाए। ये बात आपकी सही है, डिस्टिंक्शन हमेशा से की गई। एक आखिरी सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आगे एनालिस्ट की तरफ बढ़ूंगी। ये जिस तरीके से आज हम चीज़ें देख रहे हैं, आज से मुराद की ये जो बहुत अरसे से पाकिस्तान की सियासत चलती आ रही है, एक कहीं से भी हमें कोई पीसफुल रेजोल्यूशन नज़र नहीं आता। एक कैसा लगता है कि बंद गली में सियासत चली गई है। आज इदारा कह रहा है कि हमने डिसाइड कर लिया है, हम अपने आईनी किरदार पर रहेंगे, सियासत और रियासत को दूर रखें, बट कहीं खुदा न खास्ता ऐसे हालात तो नहीं बन जाएंगे कि इस मुल्क में सिस्टम ही लपेट दिया जाए? सादिया, इसके खतरात क्योंकि हमारे मुल्क में माजी में बार बार ये काम हो चुका है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, तो इसके खदशात हमेशा लोगों के जहनों में रहते हैं। और जब तक तारीख खुद अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएगी और आगे जाके इवेंट्स इसको टेक ओवर नहीं करते, तो ये माजी का हैंगओवर खत्म नहीं होगा। ये माजी का जो हमारे दिमागों में सांचा बना हुआ है, इसका खत्म होना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही खत्म होना है। बट एक बात तयशुदा है कि हाँ, इस वक्त तनाव बहुत है, इस वक्त तसादम की एक कैफियत पैदा की जा रही है, और खान साहब उस तनाव और तसादम को बढ़ा रहे हैं। वो उसको अपनी एक टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नफरत को, हेट को अपने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गाली गलौज को। यानी जो शख्स अपनी तकरीर के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर चंद अल्फाज हैं, चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, फलान हैं, अगर वही शख्स, अगर हम इमरान खान के बारे में इसी तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि ये वाहियात है, ये फलान है, ये झूठा है, ये फलान, इस तरह के, I'm sorry to say these words, लेकिन अगर इस तरह के लफ्ज हम भी एक बयानिया के तौर पे बना लें तो क्या इससे और बेहतरी आ जाएगी? तलखी बढ़ रही है, इसको तनाव को कम करना चाहिए। बिल्कुल तसादम का कोई मुल्क के लिए बेहतर का बाइस नहीं होगा, लेकिन ये तसादम कौन कर रहा है? ठीक है, कौन है जो अपनी राय, अपना मुतालबा ठोस रहा है कि मेरे साथ बात भी करनी है तो मेरी ये शर्त है। ठीक है, ये वो खतरा जो है वो आप कह रहे हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में रहता है, और अभी भी तसादम करूंगा, वरना मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, वरना मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। कमर जमान कारा साहब हमसे बात कर रहे थे। यू अथर, विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स, ही सेड कि अगर हुकूमत की तरफ से वो चीज़ें आ भी जाती तो आपने कौन सा उस पर यकीन कर लेना था, या हुकूमती वर्ड को इतना मुतबर नहीं समझा जाता? डिस्टिंक्शन रखी गई हमेशा फौज में और हुकूमत में। देखिए, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब एक सीनियर सियासी लीडर भी हैं और सियासी वर्कर भी हैं। उनकी जानिब से जो भी बात की जाए, मैं ज़ाती तौर पे उसको सीरियसली लेता हूं और उसको मोतबर भी समझता हूं, इसलिए कि यही लोग हैं, यही हमारी पॉलिटिकल क्लास है, इन्होंने ही मुल्क के मसाइल हल करने और इसी तरह हमारी जमहूरियत आगे बढ़ेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उनके अल्फाज को सीरियस लेता हूं। इसी वजह से गुज़िश्ता 3 बरस से जब इनके चेयरमैन ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिलेक्टर, फिर सिलेक्टेड, ये 3 साल तक किसको सिलेक्टर और सिलेक्टेड कहते रहे क्या? और फिर नून लीग ने तो इस किस्म की वजादारी भी नहीं शो की, उन्होंने तो नाम ले लेके टारगेट किया अस्करी क़यादत को। तो उस वक्त भी तो अस्करी क़यादत अगर प्रेशर फील करती तो वो सामने आ सकती थी ना, लेकिन हुकूमत ने उसको हैंडल किया, हुकूमत ने उसको टैकल किया। मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुकूमत क्यों नाकाम हुई। और दूसरी बात देखें, उसके अंदर जिस तरह आज जब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने सियासी सवालात किए और पूछा कि जनाब जिस किस्म के सवालात किए, फिर वहाँ पे बात आई कि जी आर्मी चीफ को तायात तोसी देने की बात हुई। वो किस आइन में तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, आइन में किस तरह तायात तोसी दी जा सकती है? उसके साथ ये सवाल आने ही थे जब आप देख रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक DGISI मीडिया के सामने आए हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो ये सवाल ऑब्वियसली होने ही थे। लॉन्ग मार्च पे क्या हुआ, हुकूमत गई, रिजीम चेंज। जी वही ना, देखें एक तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सहाफ़ी भाइयों ने इमरान खान के खिलाफ बना दी, तो 13 जमातें खुद अपना दिफा नहीं कर सकी, जिनका दिफा इन्होंने करना था
उनको लाके एक तरह से इस तरह का तासुर वहां पे मिला कि जैसे इमरान खान के खिलाफ बातें हो रही हैं, वो रात को आके मुलाकातें करते हैं। तो रात को तो बहुत सारे लोग मुलाकातें करते हैं, उन सब के भी नाम सामने आ जाने चाहिए। पर एनीवे अनफॉर्चुनेट है, हुकूमत का फेलियर है जिसकी वजह से सियासी सभी करते रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, मुझे बताइए कि आज क्या दानिशमंदी दिखाई इमरान खान साहब? आपको लगता है कि एक कदम पीछे हटे कि खुद डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, वरना तलखी मजीद बढ़ जाती, और उनके जो सीनियर लीडरशिप है सेकेंड टियर की वो आई और उन्होंने जवाब दिया, और आई थिंक वहाँ पे भी बड़ा थोड़ा रीजनेबल रिस्पॉन्सेज इस लिहाज से थे। उन्होंने कहा देखें जी वो इदारा है, फौज है, हम कोई उनके साथ चपकलिश नहीं चाहते, उनका हम क्या जवाब दें, हम तो हुकूमत को कह रहे हैं। देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि पीटीआई अपने खमीर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि पीटीआई सिस्टम का हिस्सा है। और ये बड़े कंफर्टेबल थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने में। इनके जो जब एक सफ़े की कहानी हमें सुनाई जाती थी 3 बरस तक, 3.5 बरस तक, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चीज़ें जो है आज इस नहज पे पहुंच जाएंगी। अच्छा, और जो एक अभी ये बात हो रही थी, आपने कहा जी सियासत और रियासत में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वहाँ पर जो रियासती इदारे होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारियों को हमारी फ़ौज ने हमेशा से बड़ी अच्छी तरह से निभाया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम जो है उसको एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखते हैं। बहालत अमन भी और बहालत जंग भी, कोई भी सूरत हाल अगर हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, फला हो, ढिमका हो, हत्ता कि सियासी बहरान भी हो, तब भी लोगों की नजरें जो होती हैं फौज की तरफ होती हैं। अच्छा, उसमें एक और बात का दखल है कि लोग जो अपनी सियासी क़यादत पे इतना भरोसा नहीं करते, खुसूसन उन सियासी जमातों पर जिस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, क्योंकि सबको पता है कि जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, सबको पता है कि जी गले गले बदनवानी के इल्ज़ामात में फंसे हुए हैं। अभी जो सारा पूरी तनकीद हो रही है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर, उसकी वजह यही है कि इनका जो माजी रहा है वो इतना दागदार है, और बहुत सारे पाकिस्तानी यकीनन फौज का बड़ा अच्छा पोस्चर है कि जी हम गैर जानिबदार हैं या ए पोलिटिकल हो गए, ऑन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि जी कहीं ये उनके वो कहते हैं ना ज़ेर दस्त ना हो जाएं, जिनको वो बदनवान सियासतदान समझते हैं। और अवाम का एक बहुत बड़ा तबका है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तानियों की बड़ी कसीर तादाद है उनका, और वो फौज पर जो तनकीद हो रही है बाज़ बतौर शिकायत हो रही होती है। जब आपका किसी पर बहुत मान होता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो शिकवा भी उसी से होता है। तो शिकवा है कि जनाब कौन लोग मुसल्लत हो गए, क्योंकि हम हमेशा समझते थे, हमसे मुराद अवाम ये समझते थे कि जी आप जो है हमें बचा के रखेंगे बदनवानों के टोले से, और आपका एक जमाने में फौज का एंटी करप्शन नैरेटिव बहुत मजबूत हुआ करता था, कश्मीर का नैरेटिव बड़ा मजबूत होता था। तो यहाँ पर अब मैं पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, पब्लिक परसेप्शन में ये लग रहा है कि जी वो इनको मतलब सपोर्ट करें। वो बेशक जो है चेंज जो आया बकौल फौज के जी जमहूरी अंदाज में आया फलाए, लेकिन एक आम आदमी की समझ में नहीं आती कि वो समझते हैं कि जी फौज के पास सारी ताकत है। तो अब रियासती इदारों का ये फर्ज है कि किसी तरह वो ये कह रहे हैं कि ये लेकर आगे जो खान साहब लोगों को यकीन दिलाएं। खान साहब का देखें, ये तो कमाल है ना, आप उनका नैरेटिव गलत हो या सही हो वो मार्केट कर देते हैं उसको, वो आवाम बाय कर लेती है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजीआई एसपीआर की और डीजीआई की, उसमें एक और चीज़ जो कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर कही गई कि बिल्कुल उनका हक है, जमहूरी हक है, वो आना चाहते हैं, इस्लामाबाद आएँ, लेकिन किसी को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं होगी। न्याजी साहब, अभी खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि हमने तो इस्लामाबाद के डीसी को ख़त लिखा है, हम तो परमिशन मांग रहे हैं कि वो हमें ग्राउंड दे दें, वहाँ पर हम जलसा करेंगे, और हमारा बड़ा हमेशा से पीसफुल मार्च होता आया है, जलसे भी हमारे बड़े पीसफुल होते हैं। तो उनके इतने अश्योरेंस के बाद, इतने बयानात के बाद, आपको कहीं शक है कि ये पीसफुल नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि जी उसका हक बनता है और वो आए और जहां मर्जी बैठे, जो उनकी प्रेस्क्राइब हैं जगह हैं। जिस तरह इमरान खान साहब का एक हक बनता है, पाकिस्तान की जो पब्लिक इमरान खान साहब के साथ पार्टिसिपेट नहीं करती, उनका भी हक बनता है कि उनकी भी, ये इमरान खान साहब के लिए नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों हर एक के लिए है, मजहबी के लिए, कि आम शहरी का भी हक है कि उनके राइट्स ना वायलेट हो, उनके लिए रास्ते बंद ना हो जाए, चुनाचे वो आए। लेकिन इमरान खान साहब की हद तक बताऊं, वो इंतहाई सख्त झूठे हैं।
जब ये डी चौक में आए थे तो यही वादा किया था, नहीं जाऊंगा डी चौक में, नहीं जाऊंगा। 2014 की बात कर रहा हूं। फिर चले गए, फिर कहा आज तक हमने गमला नहीं तोड़ा, गमला नहीं तोड़ा, लेकिन जियो की बिल्डिंग की कोई खिड़की नहीं छोड़ी थी उन्होंने, गमला नहीं तोड़ा। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि वहां से ऐलान कर रहे थे कि इजाजत मिली सुप्रीम कोर्ट के डी चौक चले जाएं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कमाले जो मुरव्वत से कहा कि जी उन तक के शायद पैगाम सही नहीं पहुंचा और अब जायजा लिया जा रहा है कि क्या पहुंची क्या नहीं पहुंची। मैं इन बिटवीन एक बात करता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए थे, वहाँ पे मस्जिद नबी की बहरूमती में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी 8-10 जो हैं पकड़े गए थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादती की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे बदतमीजी की। उनको 3 साल से 10 साल की सजाएं भी मिली थी और कई हजारों रियाल जुर्माना भी किया था। तो शहबाज और इमरान खान साहब ने उतने तक तो ठीक कहा कि उन्होंने ठीक किया है, एंडोर्स किया, लेकिन जब वो पकड़े गए, उनको सजाएं हो गई तो एक लफ्ज किसी से नहीं निकला। शहबाज शरीफ साहब उनको छुड़ा के लेके आ रहे हैं। पहली बात तो मैं हकीकत यह है कि मेरे को इतना लव नहीं है शहबाज साहब के लिए, लेकिन यह है कि मैं उनको शाबाश देना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जिन लोगों ने उनको गालियां दी हैं, बदमजा किया है, उनको छुड़ा के ला रहे हैं। बाकी इमरान खान साहब जी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आज कह रहे हैं कि जी मेरा क्योंकि टेलीफोन जो है वो टेप होता है तो इसलिए मैं तारीख नहीं दे रहा हूं, यानी आज की तारीख की तकरीर में वो तारीख नहीं दे रहे। अच्छा काज़मी साहब, मुझे ये बताइए, होता रहेगा अभी ये बताइए कि जिस तरीके से जो बार बार आज भी पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कह रहे हैं कि हमारा तो बड़ा आईनी मुतालबा है, हम तो कोई गैर आईनी चीज़ मांग ही नहीं रहे, हम तो कहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस जो है अनाउंस करें, इस हुकूमत को घर भेजना बड़ा ज़रूरी हो गया है, ये हमारा हक है, हम अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा कर सकते हैं। वो मकसद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस लॉन्ग मार्च से, या अगर ये धरने में कन्वर्ट होता है, वो अचीव कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये ना कि बार बार ये तासुर दिया जाता है कि जी इमरान खान को कोई लेके आया था, इमरान खान को खड़ा किया गया, मॉन्स्टर बनाया गया। तो भाई खत्म कर दें। आप अगर एक जमात के साथ आपने इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा कर दिया तो 13 जमातें मिली हैं, फिर तो आलमी हुकूमत बना दे। अगर कोई इतना बड़ा जो है मजस्मा साज है कि वो इतनी बड़ी चीजें बना देते हैं। देखें, जमहूरियत में जमहूर की इतनी तौहीन ना करें। जमहूर जो सर आप मुझे मिस कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में। आपने कहना है आज मैंने अतर को इधर नहीं छोड़ना। बहुत जहाँ नजर भी नहीं आ रहे ना, मैं जहाँ बैठा होता आप नजर भी नहीं आ रहे, मेरे मसला ये है। अच्छा, दूसरी चीज जी सर, थैंक यू। दूसरी चीज सादिया, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, अब ये लॉन्ग मार्च हुआ है, खान साहब ने ऐलान किया है, तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसके बाद हुकूमती वुज़रा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। तो खान साहब ने 80% तो मकसद अपना अचीव कर लिया। लग रहा है कि हुकूमत घबरा गई है और खान साहब यही चाहते हैं कि वो जो उनका जो मुतालबा है वो इंतखाबात का मुतालबा है। और फिर बहुत सारे दोस्तों ने जोड़ने की कोशिश की कि जनाब आर्मी चीफ के बयान को कि वो जत्थों की बात कर रहे थे। आमिर ज़िया साहब, आई एम रियली सॉरी, आपसे सेगमेंट में मैं बात नहीं कर सकी। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। आमिर ज़िया साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, अतर काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।